हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस में मैं हूं डी कुमार साहनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस विद डी कुमार साहनी। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 4 लेकर आए हुए क्लास 10 का, जिसमें हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या है, आवेश क्या है, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालें आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी फायदा हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग विस्तृत से देंगे कि जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, जब किसी चालक में किसी आवेश का प्रवाह होने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ विद्युत धारा का डिफिनेशन देने में हम लोग दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, एक विद्युत चालक का और एक आवेश का। एक चालक का और दूसरा आवेश का। ठीक है, इन दो चीजों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। विद्युत धारा का डिफिनेशन हम लोग अभी जस्ट सुने कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह होने लगता है तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को डिफाइन करने के लिए हमें दो तरह के शब्दों का सामना करना पड़ रहा है, एक चालक का और दूसरा आवेश का। तो सबसे पहले जानेंगे कि चालक क्या है और आवेश क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि चालक क्या है और आवेश क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चालक जो होता है एक वैसा माध्यम होता है, एक वैसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। यानी कि जिससे आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से आवेश प्रवाहित होता है, और जाहिर सी बात है जिसमें आवेश प्रवाहित होगा उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होगा। ठीक है, तो चलिए चालक के बारे में जानते हैं। तो चालक जितने इस धरती पर उपस्थित मेटल है सब चालक का काम करते हैं। ठीक है, धरती पर उपस्थित जितने सारे मेटल है सब चालक का काम करते हैं। चालक में हम आते हैं तो धातु ही चालक का काम करता है, और धातु जो है चालक का काम नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, जो चालक जो होता है चालक का काम करने के लिए धातु को ही लिया जाता है, अधातुओं में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे धातु और अधातु के बारे में। यहाँ पे डिफिनीशन हम उसको मतलब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोग चूंकि पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कृपया जा करके देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, धातु जो होता है क्या है, अधातु क्या है, 9th क्लास में आप लोग आशा करता हूं कि अच्छे से पढ़े होंगे। तो जब भी चालक की बात आती है तो चालकता का गुण कौन प्रदर्शित करता है, धातु ही करता है। अधातु जो चालकता का गुण नहीं प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए हमने इतना बड़ा एक चालक ले लिया, चालक तार ले लिया। ठीक है, समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इतना बड़ा चालक तार ले लिया, ठीक है, और हम जानते हैं कि धातु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। धातु क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पे धातु का जो परमाणु होता है, यहाँ पे धातु का जो परमाणु होता है अधातु के परमाणु से थोड़ा बड़ा होता है। धातु का परमाणु जो होता है अधातु के परमाणु से बड़ा होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, मान लीजिए कि धातु का ये परमाणु का ये नाभिक हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल हो गया। ध्यान से देखिए कि आखिर धातु ही चालकता का काम क्यों करता है, अधातु क्यों नहीं करता है। थोड़ा हम आप लोगों को हट के लेके जाने चाहते हैं इससे। धातु ही चालकता का काम क्यों करता है, अधातु क्यों नहीं करता है। क्योंकि धातु में क्यों ऐसा क्या पोजीशन होता है कि धातु में जो है विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग ये सारी क्लियर जो होगी, सारी डाउट जो होगी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि धातुओं का जो परमाणु होता है, धातुओं का परमाणु जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है। धातुओं का परमाणु क्या होता है, बड़ा होता है, और अधातुओं का परमाणु क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा है, धातुओं के परमाणु से अधातु का परमाणु छोटा, और अधातुओं के परमाणु से धातु का परमाणु बड़ा होता है। तो मान लीजिए कि हमने धातु के परमाणु जो बड़ा होता है उसका परमाणु का हमने चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। मान लीजिए परमाणु है, परमाणु का संरचना है, यहाँ बीच में क्या है, नाभिक है। ठीक है, और इसी के ये ऑर्बिटल जो है इसी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, धातु का परमाणु बड़ा होने की वजह से ये जो ऑर्बिटल है इसमें गैप ज्यादा होता है। क्या होता है, गैप ज्यादा होता है। इसमें ऑर्बिटल में क्या होता है, गैप ज्यादा होता है। देखिए इसमें दूरी दिया हुआ है, इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, ज्यादा है। और ये जो बीच में जो प्लस है यानी प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉनों को जकड़ के रखना चाहता है। वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, जकड़ के रखना चाहता है। ठीक है,
इन नाभिक के बीच में ऑर्बिटलों को अधिकतम दूरी होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं कि ये ऑर्बिटल से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिटल से बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे धातु का मैंने बनाया हुआ है चालक, इसका नाम चालक, ठीक है। इसमें इसका परमाणु जो है इतना छोटा छोटा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इतना परमाणु इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अब देखिए अभी हमने बताया ये जो प्लस पॉइंट होता है यानी जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखना चाहता है, ठीक है। लेकिन इन ये ऑर्बिटलों की बीच की दूरी काफी होने की वजह से ये इसका क्षमता थोड़ा कम हो जाता है और इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। यानी इस ऑर्बिटल के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत? कुछ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और जब कुछ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के बाहर हो जाते हैं तो एक पैनल बना लेता है। एक क्या बना लेता है, पैनल बना लेता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। एक पैनल क्या बना लेता है, पैनल बना लेता है जिससे विद्युत आवेश का प्रवाह होने लगता है। और इसमें जब विद्युत आवेश का प्रवाह होने लगेगा तो जाहिर सी बात है इसमें विद्युत धारा का भी प्रवाह होने लगेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। धातु के जो परमाणु का संरचना होता है उसमें ऑर्बिटलों की थोड़ा गैप होता है, ऑर्बिटलों के बीच की दूरी जो होता है थोड़ा क्या होता है, गैप होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जकड़े रखना चाहता है। लेकिन गैप अधिक होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पैनल का निर्माण हो जाता है और इसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। और यही कारण है कि धातुओं में भी विद्युत धारा का चालकता होने लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा चलते हैं अधातु में। मान लीजिए ये अधातु का हमने चालक बना दिया, ध्यान से समझिएगा। चूंकि अभी हमने बताया कि धातु का जो परमाणु होता है वो बड़ा होता है और धातु का जो परमाणु होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। धातु का परमाणु जो होता है बड़ा होता है और अधातु का परमाणु क्या होता है, छोटा होता है। तो जब अधातु का परमाणु छोटा होगा तो हम इसका परमाणु का संरचना ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये क्यों? जब अधातु का परमाणु छोटा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी ऑर्बिटलों की भी दूरी काफी क्या होगी, कम होगी। होगी कि नहीं होगी? इसकी ऑर्बिटलों की दूरी क्या होगी, काफी कम होगी। ऑर्बिटलों के बीच की दूरी भी काफी क्या होगी, कम होगी। धातु के समान नहीं होगी। कोई दिक्कत? अब यहां जब ऑर्बिटलों के बीच की दूरी काफी कम होगी तो ये जो प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, बांधे रखना चाहता है, तो क्या एक आप बात बताइए, क्या इसके बीच की दूरी कम है तो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन को अपने गिरफ्त में ले लेगा, अपने अंडर में ले लेगा, उसको तो बाहर जाने नहीं देगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाएगा इसके जैसे पैनल का निर्माण होगा नहीं। मान लीजिए ये इसका है, ये परमाणु है, तो जब तक ये परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, परमाणु के ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं तब तक इसके जैसा पैनल का निर्माण होगा नहीं। और जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर नहीं आएगा तब तक इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। आशा करता हूं कि अधातु ही चालकता का काम अधातु जो है चालकता का काम नहीं करता है, धातु जो है चालकता का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षाओं से तो ये प्रोटॉनों से अपना पीछा छुड़ा के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक पैनल का निर्माण हो जाता है और इसमें विद्युत धारा का चालन होने लगता है। अधातु में ऑर्बिटलों के बीच की दूरी काफी कम होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिटल के बाहर नहीं जा पाता है। और जब ऑर्बिटल के बाहर नहीं जा पाता है जिसकी वजह से उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। और किसी भी वस्तु में जब तक आवेश का प्रवाह होगा नहीं तब तक उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। अब थोड़ा सा बात है यहाँ पे हम लोग चलते हैं। आशा करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। हमने यहाँ चालकता के बारे में तो बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, अब हम चलते हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में। थोड़ा सा आवेश क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है।
आवेश क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम थेल्स था। क्या था? थेल्स। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? थेल्स था। इसने जो है एक कांच का छड़ लिया और एक रेशम लिया, ठीक है। कांच का छड़ और रेशम को इसने क्या किया? आपस में रगड़ा। कांच के छड़ और रेशम को आपस में क्या किया? रगड़ा, ठीक है। जब कांच के छड़ और रेशम को आपस में जब रगड़ा तो कांच के छड़ में उसने एक गुण देखा कि कांच का जो छड़ है, ये मान लीजिए कांच का जो छड़ है, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। जाहिर सी बात है, या आप लोग एक कंघी ले लीजिए, अपने बाल में ऐसे 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 कीजिएगा और उसके बाद कागज के पास उसको ले जाइएगा कंघी को, तो कंघी क्या करेगा? छोटे छोटे कागज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने लगेगा। समझ में आ गया? तो थेल्स था, उसने क्या किया? एक कांच का छड़ लिया और दूसरा रेशम का कपड़ा लिया। उस रेशम में इस कांच के छड़ को क्या किया? रगड़ा, और रगड़ने के बाद उसने देखा कि कांच का जो छड़ है उसमें एक गुण पैदा हो गया है। वो कौन सा गुण है? जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। इसी गुण को उसने क्या नाम दे दिया? आवेश दे दिया। इसी गुण को उसने क्या नाम दे दिया? आवेश दे दिया। कोई दिक्कत? आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आवेश जो होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो आवेश जो होता है, अब इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है और प्रोटॉन पे भी होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है बताने वाली चीज नहीं है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसमें हम दोबारा शुरू नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है उसमें भी कुछ आवेश होते हैं और प्रोटॉन पे भी क्या आवेश होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से निरूपित करते हैं और प्रोटॉन को किसे? पी से निरूपित करते हैं। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, ठीक है। तो आप लोग के माइंड में एक बात आती होगी कि आखिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस में है, तो माइनस वाली चीज तो हमेशा क्या होती है? छोटी होती है कि नहीं होती है? तो जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उससे छोटा आवेश और कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उससे छोटा आवेश और कोई नहीं हो सकता। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश से क्या होता है? क्योंकि ये प्लस में होता है तो इसको ज्यादा मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रा कूलम होता है, इतना आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है? +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। और ये जो प्रोटॉन पे आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको धनात्मक माना गया है, ठीक है, इसको बड़ा माना गया है। यानी अगर देखा जाए कि सबसे कम जो है आवेश कितना हो सकता है, तो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़े होंगे कि न्यूनतम तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस केल्विन होता है, ठीक है। इससे नीचे जो है तापमान नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आवेश का जो मान है वो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम इकाई आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई आवेश भी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसे हम लोग इकाई आवेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना छोटा आवेश नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस वाली जब बात आ गई तो आप लोगों के दिमाग में जो है एक बात उत्पन्न होता होगा कि आखिर जो आवेश जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? आवेश जो होता है कितने प्रकार के होता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अभी हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी हम लोग चालक और आवेश के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग विद्युत धारा को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। आवेश जो है, आवेश कितने प्रकार के होता है? तो आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के हो जाता है, एक धन आवेश और एक
ऋण आवेश। कोई दिक्कत? एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश कितने तरह के हो गया? दो तरह के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस से और ऋण आवेश को माइनस से निरूपित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी हम लोग बता दिए कि आवेश की खोज किसने किया, कैसे किया, ये बता दिए कि वैज्ञानिक सर थेल्स, उसने एक रेशम का छड़ लिया और दूसरा एक कांच का छड़ लिया और रेशम का कपड़ा लिया, उसमें दोनों को रगड़ा तो ये देखा कि कांच का जो छड़ है उसमें गुण पैदा हो गया है, जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि आवेश कितने तरह के होता है? दो तरह के होता है, एक प्लस आवेश और दूसरा माइनस आवेश, यानी जिसको प्लस आवेश को धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है? तो प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे आवेश जो है कितना तरह का होता है, तो दो तरह के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ये धन आवेश और ऋण आवेश में कुछ गुण होता है, ठीक है? तो धन आवेश और ऋण आवेश का गुण जो होता है, क्या होता है कि कभी भी एक जैसा आवेश जो होता है आपस में विकर्षण का काम करता है, यानी कि धन आवेश और धन आवेश को जब मिलाएंगे तो क्या होगा? विकर्षण होगा, उसमें क्या होगा? विकर्षण होगा, ठीक है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि चुंबक को जब उल्टा हम लोग सटाते हैं तो नहीं ना सटता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे धन आवेश और धन आवेश को आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या विकर्षण का काम करेगा, और धन आवेश और ऋण आवेश को जब आपस में जोड़ेंगे तो आकर्षण का काम करता है। यही आवेश का क्या है? गुण है। अब चलिए डायरेक्ट विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अब चलिए विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो विद्युत धारा किसे कहते हैं कि जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होने लगे, जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होने लगे, यानी हमने चालक भी बता दिया है, ठीक है, कि चालक जितने होते हैं धातु के होते हैं, धातु में चालक नहीं होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इसे विद्युत धारा को किससे निरूपित करते हैं? विद्युत धारा को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो विद्युत धारा को आई से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा को किससे निरूपित करते हैं? आई से निरूपित करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ये जान ले कि आखिर विद्युत धारा को मापा कैसे जाता है, ठीक है? आखिर विद्युत धारा को मापा कैसे जाता है? तो विद्युत धारा को मापने वाला जो एक यंत्र होता है जिसका नाम क्या है? एमीटर है। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एमीटर से मापते हैं, ठीक है? विद्युत धारा को किसके मापते हैं? एमीटर से मापते हैं, ठीक है? दूसरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसा हम लोग के पास क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा मापने का तो यंत्र हमने बता दिया कि एमीटर से मापा जाता है, लेकिन विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा किसमें मापते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा को मीटर से माप देते हैं, आलू भंटा खरीदने जाते हैं तो केजी से उसको लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो विद्युत धारा है इसको किसमें मापते हैं? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, ठीक है? इसे हम लोग किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। इसे हम लोग किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। चलिए जानते हैं कि विद्युत धारा कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो विद्युत धारा निकालने का जो सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा निकालने का क्या सूत्र होता है? आवेश बटा समय, ठीक है? अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं कि आखिर विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, अगर हम इसके मात्रक का बात करते हैं कि आखिर विद्युत धारा कैसे मापा जाता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो इसी से निकल जाएगा। देखिए आवेश का मात्रक C, आवेश को किससे निरूपित करते हैं? C से, और समय को किससे निरूपित करते हैं? S से। यानी हम इसका मात्रक बोल सकते हैं कि C प्रति सेकेंड, ठीक है? इसी के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। कोई दिक्कत?
इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कूलम प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला कैसे, कूलम बटा समय, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, कूलम बटा, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, आवेश का क्या होता है कूलम, और समय का क्या होता है सेकंड। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकंड, और कूलम प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, आशा करता हूं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए जानते हैं कि कैसे निकालते हैं विद्युत धारा। मान लीजिए कि ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, हमको पता करना है कि आखिर इसमें विद्युत धारा का मान किसी भी चालक में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो चालक का मुंह है, अगला अगला जो भाग है, इसमें जितना अधिक मात्रा में आवेश जाएगा इस चालक में उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का मान होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, विद्युत धारा का मान होगा, ठीक है। मान लीजिए कि इस चालक में जो है प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में कितना जाता है, एक सेकंड में मान लीजिए 20 कूलम, एक सेकंड में मान लीजिए कि यहाँ 20 कूलम आवेश जो है इसमें क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, कितना सेकंड में, एक सेकंड में, कितना सेकंड में, एक सेकंड में, कोई दिक्कत, एक सेकंड में इस चालक में 20 कूलम आवेश क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो इस चालक में आवेश का क्या मान हो जाएगा, आवेश नहीं सॉरी, इस चालक में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, यानी विद्युत धारा को हम लोग आई से निरूपित करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, आवेश बटा कूलम, सॉरी आवेश बटा समय। आवेश कितना है 20 कूलम और समय कितना है, एक सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना जा रहा है, एक सेकंड में कितना जा रहा है, तो 20 कूलम आवेश जो है एक सेकंड में एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो इसका मान जो होगा कितना होगा, 20, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस चालक में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 20 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि 1 एम्पियर की धारा से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर की धारा से आप क्या समझते हैं। तो 1 एम्पियर की धारा का मतलब होता है कि किसी भी चालक में एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश, किसी भी चालक तार में जब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी चालक में जब 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 20 कूलम जा रहा है, तो इसका धारा का मान कितना होगा, 20 एम्पियर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 सेकंड में अगर 1 कूलम जाता तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन कर दे कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होना ही 1 एम्पियर की धारा कहलाता है, ठीक है। और आप लोगों को बता दिए धारा क्या है, ठीक है, धारा का मात्रा क्या होता है, धारा को कैसे निकाला जाता है, 1 एम्पियर का धारा से आप क्या समझते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा विभव के बारे में पढ़ लें। किसके बारे में, विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में, ठीक है। चलिए ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। विभवांतर, विभवांतर को किसे निरूपित करते हैं, भी से। किसे निरूपित करते हैं, भी से। अब देखिए विभवांतर क्या कहलाता है, तो दो विभव के बीच की अंतर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दो विभव के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ ए बिंदु है, एक यहाँ क्या है, बी बिंदु है। विभव, विभव थोड़ा सा जान लेंगे विभव क्या है। दो विभव के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अंतर माने बीच की दूरी नहीं, दो विभव के मान के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब देखिए विभव क्या कहलाता है, थोड़ा सा जान लीजिए। विभव और विभवांतर अलग अलग चीजें है। विभवांतर का मतलब, विभव का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ना कुछ ऊर्जा या कुछ ना कुछ शक्ति निकले,
जैसे मान लीजिए मनुष्य, ये क्या है, आदमी जो है क्या है, एक विभव का काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्षमता होता है, ठीक है। तो विभव का मतलब कि वैसा बिंदु जिससे विद्युत धारा क्या हो, निकला या कुछ ना कुछ पावर निकले, उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। या अगर किताबी लैंग्वेज के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो उसका डिफिनीशन हो जाएगा कि अनंत से इकाई घन आवेश को लाने में जितना कार्य लगता है, अनंत से इकाई घन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। बताएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए विभव को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि ये ए बिंदु से, मान लीजिए कि ए बिंदु से एक कूलम आवेश हमको भेजना है कहाँ, बी बिंदु पे। ए बिंदु से एक कूलम आवेश को कहाँ भेजना है, बी बिंदु पे। और ए बिंदु से एक कूलम आवेश भेजने पर बी बिंदु, ए बिंदु से एक कूलम आवेश को जब बी बिंदु पर हम भेज रहे हैं, तो मान लीजिए कि इसमें 40 जूल का कार्य हो रहा है, 40 जूल का कार्य हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तो विभव निकलता कैसे है, तो विभव इसका निकालेंगे विभवांतर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक कूलम आवेश कहाँ जा रहा है, बी बिंदु की ओर, तो यहाँ बी लिख देंगे माइनस क्या, ए से। कहां से जा रहा है, ए से, ठीक है। अब देखिए ये नहीं, अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ भी क्यों लिखे हैं, क्यों, जिधर जा रहा है, जिस बिंदु से जिधर जा रहा है उसको पहले लिखेंगे। यानी ए से कहां जा रहा है, बी पर, तो हम लिखेंगे बी की ओर जा रहा है कहां से, ए से, ठीक है। अब देखिए तो इसका सूत्र क्या होता है विभवांतर निकालने का, अभी विभवांतर निकालने का सूत्र क्या होता है कि कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, ठीक है। ये जो होता है कार्य बटा आवेश, ठीक है। अब देखिए एक कूलम आवेश को कहा, अगर मान लीजिए ये बिंदु ए का जो विभव का मान है वो 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है, ठीक है। बिंदु ये एक अभी बताया ना कि विभव का मतलब ऐसा पॉइंट जिससे कुछ ना कुछ निकले, कुछ शक्ति निकले। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे ए बिंदु है, इससे कितना वोल्ट का धारा, कितना विभवांतर धारा निकल रहा है, तो 20 वोल्ट का, कितना निकल रहा है, 20 वोल्ट का, ठीक है। तो ए बिंदु का मान कितना है, 20 वोल्ट, ठीक है। यानी इसका विभव का मान कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक है। और 20 वोल्ट ए बिंदु पे विभव का मान है, और ए बिंदु से कितना आवेश जा रहा है, तो एक कूलम आवेश जा रहा है कहाँ, बी बिंदु की ओर जा रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं ना कि बी माइनस बी से कहा जा रहा है ए तक, ठीक है। और यहाँ कार्य कितना संपादित हो रहा है, 40 जूल का, और आवेश कितना है, एक कूलम, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए तो यहाँ बीवी का बीवी माइनस यहाँ ए, विभव ए का मान कितना दिया है देखो, तो विभव ए का 20 वोल्ट, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 20 वोल्ट लिखेंगे ना। अब 40 के 40 बटा 1 का 1, बीवी यहां हो जाएगा 40, ये 20 से इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, इसलिए बीवी बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब 60 को क्या करोगे, वोल्ट में लिखोगे, किस में लिखोगे, वोल्ट में, क्योंकि विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको किस में लिखेंगे, वोल्ट में लिखेंगे, ठीक है। या विभवांतर का मतलब आप लोग वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये कार्य का मात्रा जूल और आवेश का मात्रा कितना, सी, तो हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, सॉरी जूल प्रति आवेश, यानी जूल प्रति कूलम, ठीक है। जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो विभवांतर का जो मान आता है हमेशा किस में आता है, वोल्ट में आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे निकला ये बता दिए, ठीक है। यानी कि विभवांतर का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु ए है जिसमें विभव का मान कितना है, 20 वोल्ट है, और इससे जो है एक कूलम आवेश निकल के कहां जा रहा है, बी बिंदु पे जा रहा है, और एक कूलम आवेश को ढो के यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा है, 40 जूल का कार्य करना पड़ा है। इसलिए अगर हम निकालें कि आखिर इसका मान कितना हो जाएगा, जिस तरह ए का मान 20 वोल्ट है, तो 1 जूल को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे कितना वोल्ट का मान हो जाएगा। इसी को निकालने के लिए हमने क्या किया कि बीवी यानी वीपी, यहाँ बी इसलिए लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, यहाँ बिंदु ए से कूलम जो है कहां जा रहा है, बी की ओर, तो यहाँ हमने बी लिख दिया है, और उसके बाद माइनस ए, क्योंकि अंतर को ही यहाँ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि दो विभव के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, घटाव लगाया। उसके बाद कार्य कितना हो रहा है, तो 40 जूल का हो रहा है। यहाँ आवेश का मान कूलम कितना जा रहा है, एक
तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। वीवी इसका मान नहीं दिया है। VA का मान कितना दिया है देखो तो 20 वोल्ट। यहाँ पे कितना दिया है 20 वोल्ट। यहाँ पे 40/1 कर देंगे। यहाँ 40 में जब 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा। इधर ये जाएगा तो 60 हो जाएगा। यानी ये जो विभव V का मान कितना हो जाएगा हमारा 60 जो है वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसका पार्ट 2 जो है इस वीडियो का पार्ट 2 जो है हम लोग बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे। इतना ही तक हम लोग विद्युत धारा खत्म नहीं करेंगे, इसके बाद भी और कुछ है, क्योंकि वीडियो में उतना बनाना संभव नहीं है। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इससे जितना सारे क्वेश्चन होगा मैं कराऊंगा। इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और अपना कीमती समय दिया। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग नए हैं तो बगल में उपस्थित बेल बटन को भी दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्द हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।